गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। +1 आर्ट हिंदी में अपनी NCERT द्वारा निर्धारित 3 बुक हैं। आरोह भाग 1, वितान भाग 1 और व्याकरण की है अभिव्यक्ति और माध्यम। व्याकरण में अभिव्यक्ति और माध्यम, जो व्याकरण है उसका प्रथम लेसन जनसंचार माध्यम, आज हम इस वीडियो में आरंभ से आपको करवा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जनसंचार माध्यम अर्थात संचार से जुड़े उपकरण, संचार की बातें, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि संचार क्या है। देखिए, संचार जो है वो सम प्लस चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विचरण करना। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न बना रखा है, संचार किसे कहते हैं। पहले इसका अर्थ बताया गया, विचरण करना। फिर इसके लक्षण बताए गए, दो या दो से अधिक व्यक्ति, उनके बीच संवाद होता है, एक दूसरे के पास अपने विचारों को, संदेशों को, भावनाओं को, घटनाओं को, प्रसंगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। तो इसमें जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि संचार किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में समझाया गया। संदेश भेजना, प्राप्त करना। उसके बाद इसमें एक विद्वान की परिभाषा भी दी गई है। विल्बरश्रम ने संचार के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं, ये संचार शास्त्री विल्बरश्रम के अनुसार परिभाषा कही जाएगी। उनका मानना है कि संचार क्या है। देखिए, उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अर्थात संचार क्या है? संचार में सभी व्यक्ति अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते हैं। साझा का मतलब होता है एक दूसरे के साथ उनको बांटना, एक दूसरे के बाद संदेशों को भेजना। अब संचार की परिभाषा देखिए, ये अर्थ था। परिभाषा में कुछ और बातें इसमें जोड़ दी गई हैं। परिभाषा अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, तभी वह परिभाषा अच्छी प्रकार से और सटीक तथा प्रभावशाली मानी जाती है। अब इसमें जब परिभाषा लिखेंगे हम, तो उसमें बताएंगे सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, फिर मैं एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, परिभाषा आपको परिभाषा के अनुसार ही लिखी जानी चाहिए। हाँ, उस परिभाषा को आपको समझना ज़रूर चाहिए। जो भी हमारी सूचनाएं हैं, हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, उन सभी को, कोई प्रसंग भी हो सकते हैं, घटनाएं भी हो सकती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। वो लिखित भी हो सकती हैं, वो मौखिक भी हो सकती हैं, वो दृश्य दिखाई भी जा सकती हैं, श्रव्य सुनाई भी जा सकती हैं। किसी भी माध्यम के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं, भेजी जाती हैं। उसके बाद अपना इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। देखिए, इसमें ऊपर जो परिभाषा थी वो संचार की थी। अब इसमें एक शब्द जो है माध्यम और जुड़ गया है। अब इसमें हमें ये समझना होगा भली प्रकार से कि संचार की परिभाषा और संचार माध्यम की परिभाषा में ऐसा क्या अंतर आया जिसके कारण इनकी परिभाषाएं अलग अलग की गई। पहले हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, माध्यम का अर्थ होता है जिस किसी तरीके से, जिस किसी साधन या यंत्र या उपकरण के द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। माध्यम, जैसे हम एक स्थान से और दूसरे स्थान पर जाते हैं तो साधनों का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम पैदल जाएंगे, या हम किसी साधन से, मोटरसाइकिल से, कार से, ट्रेन से, किसी भी साधन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। वो हमारे माध्यम हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे संदेश हैं, जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, घटनाएं हैं, जो एक स्थान पर घटित हुई हैं, वो भी किसी न किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाएंगी, पहुंचाई जाएंगी। तो जिन साधनों के द्वारा, जिन माध्यमों के द्वारा वो संदेश, वो घटनाएं, वो विचार, वो प्रसंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, उन्हें संचार माध्यम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है, देखो परिभाषा आपको सटीक लिखनी है। परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, संचार की परिभाषा में हमने क्या बताया था, और संचार माध्यम की परिभाषा में कौन सा शब्द नया जोड़ दिया गया है, किस तरीके से वो बताई जा रही है, उसको यदि आप समझेंगे तो आपको उन परिभाषाओं में अंतर भी समझ में आ जाएगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। देखो इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि वे उपकरण या साधन, ये शब्द लगाया गया है कि वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, वो क्या हो गए, वो हो गए संचार माध्यम। यानी कि वो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे समाचार पत्र है, क्या है, समाचार पत्रों में घटनाओं, विचारों, भावनाओं, प्रसंगों को हम देश विदेश में घटित घटनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिल्म है, फिल्म में भी हम जो तरह तरह की घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, वो कितने ही लोगों तक पहुंचती हैं। उसके बाद टेलीफोन, ये भी संचार का माध्यम है। रेडियो, ये भी संचार का माध्यम है। दूरदर्शन और इंटरनेट, ये सभी संचार के माध्यम हैं जिनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर वीडियो को देखने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, वैसे तो स्पष्ट रूप से मैं जूम करके ना और इस वीडियो को दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप बड़े करीब से, नज़दीक से जो पढ़ाया जा रहा है उसके एक एक लाइन को, एक एक शब्द को देख सकें। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई अस्पष्ट सा बीच में कोई लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो ये सारा जो एक तरीके से मैटर है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया है, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। और निसंदेह बहुत से बच्चों ने ये लिख भी लिया होगा, तो वह नोटबुक भी आप अपने सामने रख सकते हैं और उस नोटबुक में इस वीडियो को सुनते हुए आप उसे भली प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि फिर भी किसी बच्चे को किसी टॉपिक विशेष में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जूम क्लास में अपनी समस्या को रख सकते हैं, या जो हमारे अपने पर्सनल नंबर हैं उन पर भी आप कभी भी फ़ोन करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहा था कि संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। अब इसमें जो संचार हमने पढ़ा, संचार माध्यम पढ़ा, अब उसके तत्वों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर के संचार का कार्य होता है। देखो, तत्वों का मतलब है कि यदि इन तत्वों में से किसी एक तत्व का भी अभाव हो जाएगा तो संचार सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। संचार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी तत्वों का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें देखो, मूल तत्वों में सबसे पहले बताया गया संचारक या स्रोत। दूसरे नंबर पर है संदेश का कूटीकरण, जिसको अंग्रेजी में एनकोडिंग कहते हैं, हिंदी में उसको कूटीकरण बोला जाता है। उसके बाद है संदेश का कूटवाचन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिकोडिंग। उसके बाद है प्राप्तकर्ता,
और उसके बाद प्राप्तकर्ता के बाद इसके और भी मूल तत्व हैं जो इसमें 4 दिखाए गए हैं। उसके आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इस पिक्चर के द्वारा। देखिए इसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि संचार कहाँ से कहाँ पहुँचता है और कैसे प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है और वापस फिर वो संचारक तक कैसे आता है। उसके बाद इसमें आता है संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक, और उसके बाद है शोर। ये सारे जो हैं वो संचार के तत्व हैं। अब हम पहले तत्व पर आते हैं कि संचारक क्या होता है। जैसे देखो इसमें इसका नाम ही है संचारक, कै लग गया, कै का मतलब करने वाला। किसको करने वाला? संचार को, अर्थात जिसके द्वारा सबसे पहले, देखो इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्यों लगाया गया है, क्योंकि संचार कहीं ना कहीं चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, उससे फिर नेक्स्ट व्यक्ति के पास पहुंचता है। लेकिन इस तरीके से सबसे पहले जो इस संदेश को, विचार को, घटनाओं को भेजता है वो संचारक कहलाता है। स्रोत से भी आप समझ सकते हैं किसी चीज़ का पैदा होना। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो संदेश है वो कहाँ से पैदा हुआ है, उसका स्रोत क्या है, और वही उसकी परिभाषा बन जाएगी। और परिभाषा को हम किस रूप से याद रखेंगे? संचारक, यानी संचार को सबसे पहले भेजने वाला या लिखने वाला क्या कहलाता है? संचारक। या ये भी कह सकते हैं कि जहाँ सबसे पहले संचार की प्रक्रिया आरंभ होती है, जहाँ से वो संचार सबसे पहले पैदा होता है, उसे संचारक या स्रोत कहते हैं। तो इस प्रकार से जब ये संचारक और स्रोत शब्द आपकी समझ में आ जाएगा तो उसकी परिभाषा को आपको किसी भी तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शब्द के अर्थ को समझ करके आप परिभाषा को लंबे समय तक अच्छे से याद रख पाएंगे, कभी उसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखो इसमें आता है कूटीकरण और कूटीवाचन। ये दोनों ही शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आपने ये शब्द पहले हो सकता है पहले न सुने हो, अंग्रेजी नाम भी इनके दिए जा रहे हैं, एनकोडिंग, डिकोडिंग। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि संचार की भाषा में ये क्या है, संचार में इनको किस नाम से पुकारते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, और जब अर्थ समझेंगे तभी वो हमारे परिभाषा अच्छे से समझ में आ पाएगी। अब मैं आपको जो दूसरा तत्व है कूटीकरण, उसके बारे में देखो दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कूटीकरण, कूटी का मतलब क्या होता है? कूटी का मतलब होता है चिन्ह। देखो प्रत्येक जो भाषा होती है उसके अपने लिपि चिन्ह होते हैं, और उन लिपि चिन्हों के द्वारा उस भाषा की पहचान होती है। तो वो जो चिन्ह बनाए गए हैं उन कूटी चिन्ह, उन चिन्हों को ही संचार की भाषा में कूटी चिन्ह बोलते हैं। अब कूटीकरण क्या हुआ? अब कूटीकरण हुआ कि जो संदेश संचारक के द्वारा भेजा जा रहा है वह अपने संदेश को किन कूटी चिन्हों में बांधता है, वह कूटीकरण कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको परिभाषा से अवगत कराऊंगा कि कूटीकरण क्या है। संचारक द्वारा, संचारक को आप पहले बता दिया गया है, संचारक आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर संचारक शब्द का प्रयोग करें। संचारक द्वारा अपने संदेश को जिस भाषा में भेजा जाता है उसे कूटीकरण कहते हैं। समझ गई? यानी संचारक क्या था? संचारक था जो संदेश को सबसे पहले भेजता है, पैदा करता है। अब कूटीकरण क्या हुआ? वो किस भाषा में भेजता है, किस भाषा का चयन करता है, वो हो गया कूटीकरण। और इसकी परिभाषा आप देख पा रहे होंगे वही है। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक बार फिर बताऊंगा, क्योंकि ये नया शब्द है आपके लिए, एनकोडिंग और कूटीकरण। संचारक द्वारा सबसे पहले जो संदेश भेजा जाता है उस संदेश को वह जिस भाषा में भेजता है उसे कूटीकरण कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कूटीवाचन या डिकोडिंग। देखो कूटीकरण और कूटीवाचन दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टे हैं, और बच्चे एक दूसरे की परिभाषा एक दूसरे में लिख जाते हैं। अर्थात कूटीकरण की पूछी जाती है कूटीवाचन की लिख देंगे, कूटीवाचन की पूछी जाएगी कूटीकरण की लिख देंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। नाम भले ही थोड़े बहुत मिलते जुलते हो लेकिन इनकी परिभाषाएं बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, अलग है। तो इसमें हम देखेंगे कि कूटीकरण हमने पढ़ लिया है। कूटीवाचन क्या है? वाचन का अर्थ है पढ़ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करता है। देखो संचारक भेजता है, प्राप्तकर्ता प्राप्त करता है। इसमें कूटीवाचन क्या हुआ? प्राप्तकर्ता द्वारा जो संदेश
संचारक द्वारा भेजा गया है उसके कूटी चिन्हों को समझना, अर्थात उसने जिस भाषा में संदेश को भेजा है उस भाषा को अगर प्राप्तकर्ता भली प्रकार से समझ लेता है तो इसका मतलब समझना कूटी वाचन। और कूटीकर्ण बिल्कुल अलग थी। कूटीकर्ण में तो उसने उस भाषा को चुना था। जैसे अब मैं देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपको और थोड़ा स्पष्ट और क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैं अपना संदेश हिंदी भाषा में चयनित किया और मैंने अपना संदेश आपके पास भेजा, तो मेरा हिंदी भाषा को चुन करके और आपके पास ये परिभाषाएं भेजना और आपको समझाना कूटीकरण, और आपका उसको समझना, उस भाषा को समझना, उसके चिन्हों को समझना, आपके द्वारा मेरे संदेश को समझना कूटीवाचन। तो दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं। उसके बाद इसमें आता है संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक। इसके बीच में देखो एक परिभाषा छूट गई है जो ऊपर शायद इसमें नहीं आई है, प्राप्तकर्ता, क्योंकि जो संचार के तत्व थे उसमें आया था प्राप्तकर्ता। प्राप्त जैसे देखो इसका नाम ही है क्या, प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला, किसको, संदेश को, वही इसकी परिभाषा बन जाएगी कि संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। उसके बाद इसमें अगली परिभाषा है संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं। देखो फीडबैक शब्द जो है वो आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी प्रयोग किए करते हैं फीडबैक शब्द, लेकिन हिंदी में उसको संदेश प्रतिक्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको फीडबैक बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो संदेश भेजा गया वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है, प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त कर लेता है, उसको समझ भी लेता है, और उसको प्राप्त करने और समझने के बाद उस संदेश के ऊपर, उस घटना के ऊपर, उस प्रसंग के ऊपर, उस विचारधारा के ऊपर वह जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उस प्रतिक्रिया को ही संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक कहा जाता है। उसके बाद इसमें आता है शोर। शोर से क्या अभिप्राय है। देखो शोर का मतलब ये नहीं है एक तेज़ आवाज़ में बोलना, लड़ाई झगड़ा करना। यहाँ हमें संचार के संदर्भ में बताना होगा कि संचार के संदर्भ में शोर क्या है, उसकी क्या भूमिका होती है और उसकी परिभाषा क्या है और वह किस तरीके से संचार को प्रभावित करता है। देखो शोर का क्या है, संचार प्रक्रिया में किसी प्रकार की आने वाली बाधा को शोर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको नॉइज़ कहते हैं। यानी जो संचारक द्वारा किया जाता है, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है, कूटीकरण किया जाता है, कूटीवाचन होता है, और उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है, तो वो जो बाधा आई जिसके कारण क्या हुआ, संचार बीच में रुक जाता है, संचार नहीं हो पाता, उसमें कोई कमी आ जाती है, उसको शोर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ कि यदि हमारे द्वारा कोई बात बोली गई और वह बात किसी नेटवर्क के अभाव में या किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, तो वो क्या हुआ, वो शोर हुआ। जैसे कई बार आप फ़ोन पर कोई बात करते हैं, सुनते हैं तो समझ में नहीं आता, तो हम फिर दोबारा से बोलेंगे भाई क्या कहा, जबकि संचारक ने तो वो बात बोल दी थी लेकिन हमें नहीं सुनी तो हमें समझ में नहीं आई, तो वो जो बीच में रुकावट आई, जो बाधा आई, उसको संचार की भाषा में शोर कहा जाता है, जिसके कारण वो संचार बीच में रुक जाता है, पूरा नहीं हो पाता, उसको फिर दोबारा से आगे करना पड़ता है। तो यानी कोई भी बाधा या रुकावट आती है, आसान सी परिभाषा है, एक लाइन में लिख सकते हैं आप, संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है उसको शोर कहा जाता है। उसके बाद इसमें ये संचार का ही अपना टॉपिक चल रहा है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो है संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए कि संचार के प्रकार। देखो अब जो हम पढ़ रहे थे वो संचार के तत्व थे, लेकिन ये संचार के प्रकार हैं। प्रकार अलग होते हैं, तत्व अलग होते हैं। किस प्रकार का मतलब किस किस प्रकार से संचार होता है, तो जैसे इसके नाम इसमें आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है सांकेतिक। देखो इसका तो नाम ही इसकी परिभाषाएं हैं। सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, पहले मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अमौखिक संचार, व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। देखो व्यक्तिक संचार में ही एक नाम और आता है जो इसमें आगे दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए, एक होता है अंतः व्यक्तिक संचार और एक होता है अंतर व्यक्तिक संचार।
एक में तय के बाद विसर्ग लगा हुआ है, एक में रे लिखा हुआ है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन इतना अंतर नहीं है, परिभाषा इनकी बिल्कुल अलग अलग हैं, विपरीत हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इनकी परिभाषाएं जब आएंगी तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैंने आपको नाम दिखाए हैं कि अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अब हम सबसे पहले आरंभ से करते हैं कि कौन कौन से प्रकार थे। सबसे पहले था सांकेतिक। देखो इसका नाम ही सांकेतिक है, तो क्या कहेंगे, संकेत के द्वारा जब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, संकेतों के द्वारा, केवल संकेतों के द्वारा, वो क्या हो गया, सांकेतिक संचार। उदाहरण के तौर पर क्या कहेंगे, उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि जैसे रेलवे में लाल और हरी बत्ती जलाई जाती है, रेल का ड्राइवर तुरंत समझ जाता है कि गाड़ी को रोकना है या चलाना है। वहाँ न बोला गया न संदेश भेजा गया, कुछ नहीं किया गया, बस केवल एक बत्ती के द्वारा संकेत कर दिया गया और उस संकेत से ही दूसरा व्यक्ति उसकी बात को समझ जाता है और उसी के अनुसार फिर वो आचरण करता है, कार्य करता है। जैसे हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है कि हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाथ मिलाते हैं तो वहाँ क्या हुआ, कहीं ना कहीं संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, लेकिन वो संकेत है, उसमें न तो बोला जाता है न कोई बात लिखी जाती है, वो फिर अलग प्रकार में आ जाएगी, बस इसमें केवल संकेत किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से इसमें दूसरा जो है वो मौखिक। अब मौखिक में क्या होगा, बोल करके, जब कोई व्यक्ति अपने संदेश, भावनाओं, विचारों, घटनाओं को बोल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, क्योंकि बोल करके तो हम उसी के सामने अपनी बात रख सकते हैं जो हमारे सामने होता है, या फिर कोई ऐसा यंत्र हम प्रयोग करेंगे जिस यंत्र के द्वारा बोल करके हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें, टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। ये सब मौखिक माध्यम है जिनके द्वारा संदेश को केवल बोल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। उसके बाद है अमौखिक। देखो अमौखिक और लिखित एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिख करके भेजते हैं, इसमें न तो संकेत होते हैं न इसमें बोला जाता है, हम अपने संदेश को लिख करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। वीडियो में ये आप देख रहे होंगे। बाकी ये सारी जो एक तरीके से विषय वस्तु है वो मैंने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी हुई है, वहाँ से भी आप इसको अपनी नोटबुक में लिख करके और अपने सामने रख करके इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो प्रकार है वो आता है जो मैं अभी जिक्र कर रहा था इससे पहले, अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, एक में विसर्ग है एक में रे है, तो उसकी परिभाषा में क्या अंतर है वो आप समझें। अंतः मतलब मन, एक व्यक्ति द्वारा अपने आप से बात करना, मन ही मन बात करना, अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। देखो एक व्यक्ति कई बार अपने आप से भी बातें कर रहा होता है, अपने आप से भी कुछ न कुछ चिंतन मनन और सोच विचार कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी संचार तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पर वो संचार अपने मन में, यानी खुद ही वो पैदा कर रहा है, खुद को ही बता रहा है, खुद ही उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है, खुद ही प्राप्त करता है, सब कुछ वो खुद ही है, लेकिन संचार तो वहाँ पर चल रहा है, एक व्यक्ति का अपने आप से चल रहा है। तो जब एक व्यक्ति अपने आप से बात करता है, उसमें वो चिंतन करता है, मनन करता है, उसको अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। उसके बाद है अंतर। अंतर में क्या है, अंतर में दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हम कि इसमें केवल दो ही व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि बातचीत में दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अंतर्वैयक्तिक संचार में नहीं आएगा, फिर वो किसी अलग प्रकार में चला जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या कहेंगे, जिसमें केवल दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बोलते हैं, उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। इसमें ये ध्यान रखेंगे आप कि केवल दो व्यक्तियों द्वारा ही आपस में बातचीत की जाती है, संवाद साधा जाता है, वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। देखो तो परिभाषा बिल्कुल अलग अलग हो गई। अंतः में एक व्यक्ति द्वारा अपने आप से बात की जा रही थी, चिंतन मनन किया जा रहा था, और अंतर्व्यक्ति में दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। उसके बाद इसमें आगे नेक्स्ट आता है समूह संचार। तो देखो जैसे इसका नाम ही है समूह,
यानी एक समूह में जब संचार किया जाता है, इसमें क्या है, देखो ऊपर हमने बताया था 2 व्यक्ति, अब इसमें क्या है 2 से अधिक व्यक्ति, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 1000 हो, लाख हो, लेकिन हमारे सामने एक समूह है, चाहे वो कितने भी व्यक्तियों का हो, 3 व्यक्ति से लेकर के 1000 लाख तक कितने भी व्यक्ति जब हमारे सामने हैं, एक समूह बना हुआ है, वो कितना भी बड़ा समूह हो सकता है, छोटा समूह हो सकता है, लेकिन एक समूह में जब हम अपने संदेश को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, वह समूह संचार कहलाता है। जैसे हम कक्षा लेते हैं, वो समूह संचार का एग्जाम्पल है। किसी के द्वारा किसी को भाषण दिया जाता है, समूह संचार का उदाहरण है। कोई चर्चा की जाती है, बैठक की जाती है, मीटिंग की जाती है, कोई जुलूस निकाला जाता है, जिसमें यानी कहने का अभिप्राय ये है कि 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में इकट्ठे हैं और वार्तालाप किया जा रहा है, संदेश एक दूसरे के पास पहुंचा जा रहा है, कोई बात बताई जा रही है, कोई मुद्दा उठाया जा रहा है, संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जा रहा है एक समूह के माध्यम से, एक समूह में, वह समूह संचार हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जन संचार से आप क्या समझते हैं। देखो इसमें संचार की परिभाषा हमने पहले कर ली थी, लेकिन इसमें जो परिभाषा है वो है जन संचार। जन शब्द इसमें और लग गया है, तो परिभाषा भी संचार से अलग ही होगी। संचार की परिभाषा हम इसमें लिखेंगे तो वो स्टिक नहीं बैठ पाएगी, गलत मानी जाएगी, क्योंकि जब अलग परिभाषा है, अलग नाम है, तो उसकी परिभाषा भी हमें अलग ही बतानी होगी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जन शब्द लग गया है, जन संचार से आप क्या समझते हैं। देखो संचार शब्द हर जगह लग रहा है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग हैं, अलग अलग नाम हैं, उन अलग अलग नामों को आप समझते जाएं। देखो ये टॉपिक आपके लिए नया ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अब तक जो आपने व्याकरण पढ़ी वो अलग थी। अब +1 में जो व्याकरण है वो बिल्कुल अलग है। कहीं कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो पहले हमारा पढ़ा हुआ हो, जो पहले हमने समझा हो और उसके बारे में पहले हमने जाना हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब संचार शब्द हम सुन रहे हैं तो संचार तो हम करते हैं, वार्तालाप भी किए जाते हैं, बातचीत भी होती हैं, समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, रेडियो पर भी समाचार सुनते हैं, टेलीविज़न भी देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उनको अलग अलग करके समझना होगा कि ये सब संचार के माध्यम हैं, कौन से माध्यम हैं, किस तरीके के माध्यम हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उसको क्या नाम दिया जा रहा है। एक अलग नाम जो है अब यहाँ आपके सामने आएगा और उसको आपको समझना होगा कि वो किस प्रकार का नाम है। तो अब इसमें जो जन शब्द जुड़ा है, तो इस जन शब्द के जुड़ने से इसकी परिभाषा में क्या परिवर्तन आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब इसमें हमने एक ही शब्द लगाया, क्या, यांत्रिक माध्यम। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय, प्रत्यक्ष होता है जो हमारे बिल्कुल सामने होता है, उसकी बजाय क्या करते हैं, किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, तो उसे जनसंचार कहते हैं। यानी अब हमने किसी ने किसी माध्यम का सहारा लिया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। समूह में हमारे सामने लोग बैठे थे, हमने उनके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया। अंतर में 2 ही व्यक्ति होते हैं, अंतर में एक व्यक्ति अपने आप से कर रहा होता है, मौखिक में बोल रहे होते हैं, लिखित में लिख करके भेजते हैं, संकेत में संकेतों द्वारा भेजते हैं। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें हमने प्रत्यक्ष संवाद स्थापित नहीं किया, कोई यंत्र बनाया। जैसे हम एक तरीके से फ़ोन पर कोई बात कर रहे होते हैं, तो एक यंत्र हमने अपनाया और उसके द्वारा अपनी बात और विचारों को व्यक्त किया। दूरदर्शन पर आप समाचार सुन रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक यंत्र है जिसके द्वारा संदेश को भेजा जा रहा है। अब उस समाचार को कितने लोग कहाँ कहाँ देश विदेश में बैठे हुए उसको सुन रहे हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कितने ही लाखों करोड़ों लोग दूरदर्शन से, उनकी खबरों से, समाचार पत्रों से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जब किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे समाचार पत्र क्या है, जनसंचार का माध्यम है, इसके द्वारा यांत्रिक माध्यम होगा ना ये। उसके बाद पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, फिल्म है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है। इनके द्वारा, इनसे जुड़ करके जब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, तो उस संदेश को कितने ही समूह, कितने ही लोग, कितने ही लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं जुड़ा होता है, उसमें देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो जनसंचार कहलाता है।
उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है कि जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब इसमें बताया कि संचार के तो और भी बहुत सारे माध्यम थे, सांकेतिक था, मौखिक था, लिखित था, अंतर्वैयक्तिक था, अंतर्वैयक्तिक था, समूह था, जनसंचार। अब इन सभी प्रकारों में सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है, सबसे पहले तो ये बात पूछी गई और फिर कहा गया कि फिर जनसंचार है तो वो ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। अब इसमें देखो वही हम बता रहे हैं, देखो और जो संचार हैं उनका दायरा सीमित होता है, संकेत का दायरा सीमित है और कुछ लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, कुछ लोग उसको समझे कुछ नहीं भी समझ पाए। उसके बाद मौखिक है, मौखिक में भी कुछ लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, लिखित में भी। लेकिन इसमें क्या है, जनसंचार के द्वारा पहली बात तो ये कि अपने संदेश को बहुत बड़े स्तर पर यानी बहुत ज़्यादा स्तर पर उठा करके लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है, जबकि अन्य जो संचार के प्रकार हैं उनमें अपनी बात को, अपने प्रसंग को, संदेश को लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ नहीं पहुंचाया जाता है। इसलिए जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद देखो इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है जनसंचार की विशेषताएं, कि जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं। अब ये विशेषताएं अलग होती हैं, प्रकार अलग हैं, तत्व अलग हैं, इनको आप आपस में गड़बड़ न करें, न उलझाएं, अलग अलग रखें, अलग अलग बताएं, अलग अलग पूछे जाएं उसी के अनुसार। यदि आप इनको प्रकारों में विशेषताएं लिख देंगे, विशेषताओं में आप उसके कार्य लिख देंगे, कार्यों में आप उसके तत्व लिख देंगे, तो इसका मतलब आपने उनको अलग अलग भली प्रकार से नहीं समझा, उनको आप अलग अलग रख करके ही समझने का प्रयास करें। देखो विशेषताओं में सबसे पहले आती है सार्वजनिकता। पहले मैं इनके नाम बता रहा हूँ ताकि आप पहले नाम से परिचित हो सकें, उसके बाद उसके बारे में जान सकें। सार्वजनिकता विशेषता है जनसंचार की। सार्वजनिक मतलब समझते हैं जो सभी के लिए होता है। अत्यधिक व्यापकता विशेषताएं हैं ये। औपचारिक संगठन, और उसके बाद नेक्स्ट है द्वारपालों का नियंत्रण, उसके बाद है प्रतिक्रिया का अभाव। ये एक कमी भी कह सकते हैं, विशेषता की बजाय हम ये भी कह सकते हैं। जब इतनी ज़्यादा विशेषताएं हैं तो क्वेश्चन ये भी बन करके आ सकता है यहाँ पर कि भाई जनसंचार की कोई कमी भी होगी फिर, तो वो कमी क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि प्रतिक्रिया का अभाव। ये एक जनसंचार जो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रसिद्ध है, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं संदेश को, उसकी एक कमी है, वो है प्रतिक्रिया का अभाव। यानी जब हम रेडियो पर, दूरदर्शन पर, कहीं पर भी कोई खबर सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उस खबर पर हम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, न उसको रोक सकते हैं, न हम कह सकते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आई दोबारा से बताएं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये एक इसकी कमी हो गई है। अब हम इस पर स्टार्टिंग से आते हैं जो इसकी विशेषताएं बताई गई थी। जो पहली विशेषता थी सार्वजनिकता, यानी समाचार पत्रों में, रेडियो में, इंटरनेट पर, दूरदर्शन, फिल्में, जो भी ये साधन हैं, इनके द्वारा जो भी घटनाएं, संदेश, प्रसंग व्यक्त किए जाते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, सार्वजनिक सभी के लिए होते हैं। जो खबरें आ रही हैं वो सभी के लिए हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है उनको। ये विशेषता हो गई। उसके बाद है अत्यधिक व्यापकता, यानी बहुत ज़्यादा व्यापक होते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े होते हैं और देश विदेश की खबरें हम उसमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो व्यापक भी हो गया। उसके बाद है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में क्या है, औपचारिक संगठन में है कि प्रत्येक जो एक तरीके से जनसंचार समूह है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, उनका अपना एक समूह होता है, उनका अपना एक संगठन होता है और उस संगठन के द्वारा ही वो संदेश, वो भावनाएं, विचारे, प्रसंग इकट्ठे किए जाते हैं और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। तो वो हो गया औपचारिक संगठन। उसके बाद है द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपाल जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गेट कीपर, क्या करते हैं, देखभाल। तो जितने भी संचार के, जनसंचार के माध्यम हैं उनमें द्वारपाल भी होते हैं जो ये निगरानी रखते हैं कि जो खबरें प्रकाशित की जा रही हैं वो सही हैं या नहीं है, वो किस तरीके की हैं, कोई कमी तो नहीं है। वो हो गया उनके ऊपर बनाया गया नियंत्रण। इसके द्वारपालों के 3 मूल्य भी यहाँ दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं, सार्वजनिक हित, वो ये ध्यान रखते हैं द्वारपाल कि
जो खबरें छापी जाती हैं वो सभी के हित की होनी चाहिए। पत्रकारिता के अपने सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का भी पालन किया जाता है। और आचार संहिता, एक मर्यादा, एक नियम, एक कायदे कानून होते हैं सभी के लिए। कोई भी समाचार पत्र ये नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी छाप सकता है। उनके अपने नियम, कायदे कानून होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है, मानना पड़ता है। उसके बाद इसमें है प्रतिक्रिया का अभाव, यानी कि इसमें हम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते तुरंत। कोई हमने समाचार पढ़ा अखबार में या दूरदर्शन पर हमने कोई चैनल के माध्यम से न्यूज़ सुनी, उस पर हम तुरंत प्रतिक्रिया अपनी उस समय नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक कमी हो गई, अभाव हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। अब यहाँ पर देखो, पहले हमने विशेषताएं पढ़ी थी, अब कार्य हैं। कार्य अलग चीज़ होते हैं कि आप काम कौन से करते हैं, आपकी विशेषताएं क्या हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी वही है, जनसंचार की विशेषताएं अलग हैं, उसके काम अलग हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला काम है सूचना देना जनसंचार का, फिर है शिक्षित करना, उसके बाद मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श करना। ये सारे जनसंचार के कार्य हैं और इन कार्यों को जनसंचार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है सूचना देना, यानी संचार के जितने भी माध्यम हैं वो सारे के सारे माध्यम क्या हैं, वो अपनी संदेशों को, भावनाओं, विचारों, घटनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, लोगों को सूचनाएं देते हैं। और लोग समाचार पत्रों के द्वारा, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, फिल्में, पत्रिकाएं, इनके द्वारा कितनी ही देश विदेश की खबरों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सूचना देने का कार्य हो गया। उसके बाद है शिक्षित करना। जनसंचार लोगों को शिक्षित और सजग बनाने का भी कार्य करते हैं। कैसे? देश विदेश में कहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरीके की घट रही हैं, तरह तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं। उन जानकारियों से हम परिचित होते हैं और हम उसको समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, जिससे हम सभ्य और शिष्ट कहलाते हैं। उसके बाद अगला जो कार्य है वो है मनोरंजन करना। मनोरंजन का तो प्रमुख माध्यम होते ही हैं, टेलीविज़न है, फिल्में हैं, इंटरनेट हैं, वो लोगों का मनोरंजन करते हैं। और इसीलिए कितने ही घंटों हम उनके सामने बैठे रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और फिर भी हमें उनसे ऊब नहीं होती है, हम उनसे बोर नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि वो हमारे मनोरंजन का सबसे प्रमुख माध्यम है, साधन है। और वो हमारा पल हर सेकंड नए नए तरीके से मनोरंजन करते हैं। और उस मनोरंजन में वो समय हमारा कब बीत गया, कितना समय बीत गया, वो हम नहीं समझ पाते हैं, तुरंत चला जाता है समय। तो मनोरंजन करना कार्य हो गया। उसके बाद है निगरानी करना। निगरानी का मतलब जनसंचार जो माध्यम है लोकतंत्र के पहरेदार होते हैं। वो ये ध्यान रखते हैं कि समाज में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कहीं कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इस तरीके की बुराई तो जो समाज में नहीं फैल रही है, कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। ये सब कार्य जो जनसंचार हैं वो निगरानी रखते हैं और उनको जनता के सामने लेकर आते हैं। उसके बाद है एजेंडा तय करना। कोई ना कोई मुद्दा बनाते हैं और उस मुद्दे के आधार पर देश विदेश से उसको जोड़ करके लोगों के सामने उस संदेश को, उस एजेंडे को, उस मुद्दे को लेकर आते हैं। उसके बाद है विचार विमर्श, यानी एक मंच देते हैं जिसमें बहुत से व्यक्ति बैठ कर के किसी भी संदर्भ विशेष पर, किसी मत पर, किसी घटना पर, किसी प्रसंग पर बहुत सारे व्यक्ति अपने अपने संदर्भ, अपनी अपनी बातें, विचार, उस संदर्भ में किस व्यक्ति की क्या विचारधारा है वो व्यक्त करते हैं। उसके बाद इसमें आता है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से, यानी जनसंचार जो हम करते हैं उसमें कौन कौन से माध्यम जुड़े हुए हैं। उसमें देखो पहले भी आया है, समाचार पत्र हैं, ये जनसंचार का माध्यम है। इसके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। उसके बाद पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं में भी तरह तरह की घटनाएं, विचार, प्रसंग, घटनाएं होती हैं और उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। उसके बाद इसमें रेडियो है, ये भी जनसंचार का माध्यम है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, इंटरनेट है। ये सारे जनसंचार के माध्यम हैं जिनके द्वारा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश और विचार, भावनाएं, घटनाएं पहुंच जाती हैं। लाखों करोड़ों लोग उसको समझ जाते हैं और उससे परिचित हो जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, मैं
इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया। ये मैंने आपके पास पूरा मैटर भेजा हुआ है अलग अलग करके, और इसमें आप दोबारा से अगर प्रिंट लेना चाहें तो पूरे पेज का आप एक बार से प्रिंट भी ले सकते हैं। पूरा पेज मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, देख लें। एक ये पेज था जनसंचार से जुड़ा हुआ, दूसरा जो पेज है वो ये है जो जनसंचार से ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज था हमारा वो ये था थर्ड पेज। ये भी आप देख रहे होंगे, पूरा पेज एक साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने भेजा हुआ भी है आपके पास, और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है। यहाँ तक हमारा काम इस वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।